गाइस, अगर आप एक फाइनेंस प्रोफेशनल हो या फिर एक इन्वेस्टर हो, एक चीज़ आपको हमेशा ही कंफ्यूज करती है कि किस तरीके से अपने पोर्टफोलियो को डिज़ाइन करें। हमें किस टाइप की पोर्टफोलियो एलोकेशन स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहिए। क्या हम एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाएं या फिर एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। तो गाइस, आज की वीडियो में हम क्या करेंगे ना, इन दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको कॉन्सेंट्रेटेड और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो दोनों के बारे में अच्छे से बताऊंगा और उसके बाद में अपना व्यू पॉइंट भी आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हाउ आई मैनेज माई फंड्स। अब गाइस, जैसा कि आप जानते ही हो कि मैं एक इक्विटी रिसर्च बूट कैंप को रन करता हूँ। अब इसके अंदर ना हम एक ना इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के बारे में डिस्कस करते हैं। अब जो कंपनीज उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को क्रैक कर सकती हैं या क्लियर कर सकती हैं, वो कंपनीज कैन डू रियली रियली गुड गोइंग फॉरवर्ड। तो अब देखो, एक चीज़ समझो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है ना, स्ट्रैटेजी बेसिकली वो वैसे भी एक लास्ट स्टेप होता है। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से टाइप के स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। अब सोचो, आपके पास कुछ ऐसे स्टॉक्स आ जाते हैं जिनके अंदर आप इंटरेस्टेड हो टू इन्वेस्ट। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि मुझे अब एक अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से डिज़ाइन करना है। क्या मुझे एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाना है या मुझे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है। कहीं सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना या कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें कोई भी चीज़ें सही या गलत नहीं होती है, क्योंकि ये दोनों ही अपने आप में एक स्कूल ऑफ थॉट है। अब जिसको जिस तरीके का टेम्परामेंट होता है, जिसका जिस तरीके का माइंडसेट होता है, वो इस तरीके से मैनेज कर सकता है। अब कॉन्सेंट्रेटेड के अंदर ना बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, कॉन्सेंट्रेटेड में ये बोलते हैं कि देखो, लेट्स सपोज आप एक बिगिनर हो। अब बिगिनर के पास वैसे ही कैपिटल कम होता है, तो वो ये बोलते हैं देखो, पहला क्वेश्चन तो यही है कि आपको अपनी कैपिटल को फास्ट ग्रो करना है। तो आप क्या करो, एक दो स्टॉक्स के अंदर या दो तीन स्टॉक्स के अंदर आप इन्वेस्ट करो और उनके अंदर ना उनको क्लोजली वॉच करके उनको ग्रो करो अपनी कैपिटल को। अब जैसे जैसे आपकी कैपिटल बहुत बड़ी हो जाएगी, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर आप उतना रिस्क लेना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ बढ़ जाना। अब गाइस, दूसरी जो स्ट्रैटेजी है ना, दैट इज डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। उसके अंदर ये होता है कि आप स्टार्टिंग से ही आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो को बनाओ और उसको फॉलो करके अपनी कैपिटल को धीरे धीरे ग्रो करो और कंसिस्टेंटली स्टे विद द डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ओनली। अब गाइस देखो, अगर आप मेरा माइंडसेट जानना चाहते हो कि मेरे हिसाब से कौन सी स्ट्रैटेजी बेटर है, तो मैं हमेशा यही आपको बोलूंगा कि मेरे हिसाब से डाइवर्सिफाइड स्ट्रैटेजी इज मच बेटर। आई विल गिव यू माय रीजंस। अब लॉजिकली एक बात सोचो, मान लो आप एक स्टार्टर हो, आप एक बिगिनर हो इन स्टॉक मार्केट्स के अंदर। अब आप एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाते हो। अब कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या होगा, लेट सपोज आपने 1 to 4 स्टॉक्स उसके अंदर इन्वेस्ट कर दिए। अब लेट सपोज आपके पास एक कैपिटल है 1 लाख रुपये का। अगर आप एक स्टॉक ले रहे हो तो इसका मतलब आपने 1 लाख रुपये पूरे एक ही स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। अगर आप 4 स्टॉक ले रहे हो तो लेट सपोज ऑन एन एवरेज आपने 25,000 हर स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी, आप ना एक स्टार्टर हो, आप एक बिगिनर हो। अगर एक बिगिनर होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होती हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो सच में ही सही कर जाएगी। लेट सपोज उस कंपनी के पास सारे ही पैरामीटर्स अच्छे हैं। देखो, कभी भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है ना, तो दो चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एक चीज़ चेक करनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या मैनेजमेंट के अंदर हंगर है ग्रोथ करने की, क्या वो इतनी बात कर रही है, क्या वो ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट देयर बिजनेस मॉडल। दैट इज द फर्स्ट पार्ट। और सेकंड चीज़ क्या आती है, क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएंगे। उसके अंदर आ जाती है प्रोबेबिलिटी, क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अब चाहे आप कितने भी अच्छे एनालिस्ट हो ना, आप कभी भी ये सर्टेनिटी से नहीं बता सकते कि ये कंपनी गोइंग फॉरवर्ड वो चीज़ अचीव कर लेगी कि नहीं कर लेगी। हो सकता है कर भी जाए, बट देयर इज अ गुड चांस कि शायद वो ना भी कर पाए। अब ऐसे टाइम पे आप ऑलरेडी एक बिगनर हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप सारे पैसे आप एक ही कंपनी में लगा दोगे, लेट सपोज वो कंपनी उस लेवल पे परफॉर्म नहीं कर पाती, सो दैट मीन्स यू रन द रिस्क ऑफ लूजिंग योर कैपिटल ऑल्सो। तो मैं आपको यही चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ गाइस कि आपको ना हमेशा स्टॉक मार्केट को किस तरीके से देखना है ना, यू हैव टू थिंक ऑफ इट इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। कि देखो, कंपनी तो अच्छी जा रही है, कंपनी के पास पोटेंशियल भी है, कंपनी के मैनेजमेंट भी बहुत पॉजिटिव है, बट हमें ना साथ साथ क्या करना पड़ेगा, उस कंपनी को ट्रैक करना पड़ेगा कि वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर पाती है या एग्जीक्यूट कर पाती है कि नहीं कर पाती। लेट सपोज XYZ रीजन की वजह से वो कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी कैपिटल को काफ़ी हद तक लूज कर सकते हो। तो मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप एक बिगिनर इन्वेस्टर हो, उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कॉन्सेंट्रेट पोर्टफोलियो जो है ना, उसके अपने पिटफॉल्स हैं। अगर वो चल गया तो आप बहुत जल्दी अपनी कैपिटल को ग्रो भी कर पाओगे, लेकिन अगर वो नहीं चला तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपनी कैपिटल को काफ़ी हद तक लूज भी कर सकते हो। अब गाइस, हमें दोनों स्ट्रैटेजीज के बारे में एक बेसिक आइडिया तो मिल गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली मैं अपने पोर्टफोलियो को किस तरीके से मैनेज करता हूँ। देखो गाइस, मेरा जो पोर्टफोलियो जो है ना, उसके अंदर ऑन एन एवरेज अराउंड 30-35 स्टॉक्स रहते हैं, ठीक है। और मैं अपने पोर्टफोलियो को 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करता हूँ। पहला पार्ट जो होता है ना, वो मेरा कोर पोर्टफोलियो है। दूसरा पार्ट जो है उसको बोलते हैं इमर्जिंग पोर्टफोलियो, एंड द थर्ड पार्ट इज द एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो। अब सबसे पहले आते हैं कोर पोर्टफोलियो के ऊपर।
कोर पोर्टफोलियो के अंदर ना मेरे ऑन एन एवरेज 8 to 10 स्टॉक्स रहते हैं, जिसके अंदर ओवरऑल जो टोटल एलोकेशन जो रहेगा वो अराउंड 55 to 60% रहेगा। मतलब ऑन एन एवरेज हर कंपनी के अंदर, मतलब जो 8 to 10 कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ, हर कंपनी के अंदर ऑन एन एवरेज 6 से 8% के बीच में एलोकेशन रहेगा। सेकंड पार्ट जो है ना उसको मैं बोलता हूँ इमर्जिंग पोर्टफोलियो। इमर्जिंग पोर्टफोलियो के अंदर भी 8 to 10 स्टॉक्स मेरे रहते हैं, लेकिन इसके अंदर एलोकेशन जो है ना वो 25 to 30% होती है। मतलब ऑन एन एवरेज हर स्टॉक के अंदर 3 to 4% मैं इन्वेस्ट करता हूँ। अब गाइस जो लास्ट पार्ट है ना दैट इज कॉल्ड एज एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो। एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो के अंदर 14-15 स्टॉक्स में ऑन एन एवरेज रखता हूँ। अब इसके अंदर जो एलोकेशन रहती है ओवरऑल वो 10 to 20% अपने पोर्टफोलियो की रहती है, और इसके अंदर जो एवरेज जो मैं इन्वेस्ट करता हूँ एक पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर वो 0.5 से 2% के बीच में रखता हूँ। अब गाइस आपको परसेंटेज बेसिस पे तो आपको क्लैरिटी आ गई कि किस तरीके से 3 बास्केट्स के अंदर मैं अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड करता हूँ। देखो होता किस तरीके से ना पूरा रिसर्च। लेट सपोज पहले मैंने क्या किया, एक कंपनी के बारे में पढ़ना शुरू किया, एक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। अब लेट सपोज मुझे वो कंपनी के अंदर ना काफ़ी अच्छी पोटेंशियल दिख रही है, और जब मैंने उसे अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अंदर गो थ्रू किया तो भी वो सारे चेक पॉइंट्स को क्लियर कर रही थी, तो इससे मुझे काफ़ी कॉन्फिडेंस आने लगा कि लेट सपोज दिस कंपनी कैन डू रियली वेल गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन वही वाली बात है गाइस, एक चीज़ आप समझो, हमेशा आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट जो है वो अपने बिजनेस को लेके ऑप्टिमिस्टिक तो है, लेकिन क्या वो एग्जीक्यूट कर पाएगी गोइंग फॉरवर्ड? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ना उसी बात पे आती है। और अगर वो एग्जीक्यूट कर गई तो ये कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेगी गोइंग फॉरवर्ड, लेकिन अगर गलती से ये नहीं कर पाई वो एग्जीक्यूट, तो ये स्टॉक काफ़ी हद तक गिर भी सकता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा ना, सबसे पहले जब मैं किसी भी कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड होता हूँ ना, तो मैं उसको पहले अपने एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो के अंदर रखता हूँ। सबसे पहले वो एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो के अंदर आ गया। लेट सपोज मुझे एक कंपनी फर्स्ट टाइम फर्स्ट ग्लांस में पढ़ने के बाद ही मुझे काफ़ी अच्छी स्टोरी लगने लग गई। अब ऐसा नहीं है कि मैं उसको सीधे अपने कोर पोर्टफोलियो का पार्ट बना लूँगा, पहले मैं उसको बनाऊंगा अपने एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो का पार्ट। लेट सपोज मैंने उसको अपने एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो के अंदर, मैंने उसके अंदर लेट सपोज 1% उसके अंदर एलोकेशन करके रख दी। अब होगा क्या, नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर उसके जब रिजल्ट्स आएंगे, मैं मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल को गो थ्रू करूंगा, तो फिर मुझे ये समझ आएगा कि बेसिकली क्या कंपनी ने जो लास्ट क्वार्टर के अंदर प्रॉमिस किया था, क्या वो इस बार उसको फुलफिल कर पा रही है, क्या मैनेजमेंट गोइंग फॉरवर्ड और पॉजिटिव हो रही है कि नहीं हो रही है, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स। और जो मेरे पूरी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के जो पॉइंट्स थे वो सारे के सारे क्या सेटिस्फाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। दैट इज समथिंग आई विल कीप एनालाइजिंग एवरी क्वार्टर। देखो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कोई भी बिजनेस जो होता है ना वो ऐसा नहीं होता कि एक कंपनी में मैंने रिसर्च कर लिया और मैंने बोला कि मैं इसके अंदर लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्ट करूंगा। देखो आप लॉन्ग टर्म तक तभी इन्वेस्ट करोगे जब तक उसकी स्टोरी इंटैक्ट है। अगर उसकी स्टोरी में ही कुछ चेंजेस आ गए, अगर मान लो उसको कंपेटिटिव प्रेशर ज़्यादा मिलने लग गए, या किसी भी रीज़न की वजह से वो आगे ग्रो नहीं कर पा रहा, कुछ भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो आने वाले टाइम पे उसको प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप होल्ड करके रखे रहोगे तो यू विल लूज अ लॉट ऑफ कैपिटल। तो गाइस सबसे फॉरमोस्ट चीज़ जो आती है वो यही आती है कि मुझे अपनी कंपनी को कंसिस्टेंटली ट्रैक करना पड़ेगा। अब लेट सपोज मैंने नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर देखा कि यार ये कंपनी ना फिर से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, अभी मैनेजमेंट ने बहुत ही अच्छी गाइडेंस दी है गोइंग फॉरवर्ड के आगे भी वो अच्छा ग्रो कर पाएगी। अगर वो सारे एस्पेक्ट क्लियर चल रहे हैं ना, तो उस क्वार्टर के अंदर मैं फिर से उसके अंदर कैपिटल एलोकेट करूंगा और ज़्यादा। बेसिक आइडिया पता है क्या होना चाहिए, आपकी जो कंपनीज है जो आपके पोर्टफोलियो के अंदर है ना, बेसिकली दे शुड गिव यू अ रीजन टू इन्वेस्ट। कि अगर वो आपको हमेशा यही बोलती आ रही है कि देखो हर एक पॉइंट मेरा पॉजिटिव ही जा रहा है, इन्वेस्ट इन मी, यू शुड कीप इन्वेस्टिंग मोर मनी इनटू दैट पर्टिकुलर कंपनी। धीरे धीरे आप रियलाइज करोगे अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो धीरे धीरे आप उसके अंदर एलोकेशन बढ़ाते बढ़ाते इट इज गोइंग टू कम इनटू योर इमर्जिंग पोर्टफोलियो, और हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड वो आपके कोर पोर्टफोलियो का भी पार्ट बन जाए। तो गाइस इस तरीके से आप अपने पोर्टफोलियो को धीरे धीरे डिजाइन कर सकते हो। देखो एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो है, अगर आप उसके अंदर ध्यान से देखो परसेंटेज बेसिस पर देखोगे तो 10 to 20% ही है, लेकिन इसके अंदर स्टॉक्स मैंने 14 to 15 डाले हुए हैं। क्यों डाले हुए हैं आप वो भी समझो। कई बार क्या होता है ना, एक कंपनी के बारे में पढ़ा, मुझे वो कंपनी अच्छी लग रही है, लेकिन अगर मैं उसके अंदर कैपिटल एलोकेट नहीं करूंगा ना, तो होगा क्या कि गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ गुड चांस कि हो सकता है मैं उस कंपनी के बारे में भूल ही जाऊं। क्योंकि देखो इतनी सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में आप पढ़ रहे होते हो, तो कई बार क्या होता है ना, आपको एक इन्वेस्टमेंट थीसिस अच्छी तो लगी, लेकिन आपने क्योंकि उसके अंदर इन्वेस्ट किया ही नहीं तो आप उसको ट्रैक करना भूल गए, और इतने में वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई और वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी के अंदर क्रिएट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसको अपने एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो में थोड़ा सा ही पैसा लगाकर रख दोगे ना, तो एक चीज़ होगी कि आप उसको हमेशा ट्रैक जरूर करोगे, और अगर आप उसको ट्रैक करते रहोगे तो देयर इज अ गुड चांस कि वो आपसे मिस नहीं होगी। अगर कंसिस्टेंटली वो अच्छा परफॉर्म करती रहेगी तो इट शुड कीप डिजर्विंग मोर कैपिटल फ्रॉम यू, और धीरे धीरे वो आपके इमर्जिंग पोर्टफोलियो और आपके कोर पोर्टफोलियो का पार्ट भी बन सकती है। अब गाइस एक और बहुत इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर को मैं फोकस करता हूँ ना, दैट इज गोइंग टू बी सेल्स ग्रोथ। आप ये समझ लो कि मेरे जितने भी स्टॉक्स हैं, अगर मैं 30-35 स्टॉक्स की बात करता हूँ ना,
ऑन एन एवरेज अगर मैं उन सारी कंपनीज के जितनी भी उनकी सेल्स ग्रोथ आ रही है गोइंग फॉरवर्ड, या आगे मैनेजमेंट जो किस लेवल की गाइडेंस दे रही है, उनकी ऑन एवरेज जो सेल्स ग्रोथ है ना वो 30-35% के अराउंड जा रही है। अब लॉजिकली एक बात सोचो, अगर मान लो आप एक कॉन्संट्रेट पोर्टफोलियो के अंदर हो, आप एक ऐसे स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपको 30-35% का एवरेज ग्रोथ रेट दे सकता है गोइंग फॉरवर्ड, अगर आप उसमें इन्वेस्ट कर देते हो, आप सारी कैपिटल इन्वेस्ट कर देते हो, तो हो सकता है कि वो स्टॉक आगे जाके अच्छा परफॉर्म कर भी जाए और आपकी कैपिटल जो है वो डबल ट्रिपल हो जाए एंड अल्टीमेटली आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हो। लेकिन इन केस अगर वो नहीं कर पाई तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपनी कैपिटल को लूज भी कर जाओगे। What I am saying is, instead of putting all your eggs in one basket, what am I saying is, आप एक ऐसे पोर्टफोलियो डिजाइन करो, आप एक ऐसे इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क को गो थ्रू करो जिसके थ्रू आप ये डिसाइड कर पाओ कि सारी कंपनीज जो है ना उनकी एवरेज जो ग्रोथ है वो 30-35% से ऊपर ही जा रही है। अब अगर ऐसा हो पाएगा तो आप ये समझ लो कि लेट सपोज आपने जैसे आपका कोर पोर्टफोलियो है उसके अंदर 8 to 10 स्टॉक्स हैं, अगर मान लो 10 स्टॉक्स जो है वो 30-35% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है कुछ स्टॉक्स ना अच्छा कर पाए, हो सकता है कुछ स्टॉक्स बहुत ही अच्छा कर दें, तो देयर इज अ गुड चांस ना कि आप अपनी प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हो कि उनमें से कौन से स्टॉक जो है मल्टी बैगर्स बन सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड। ये अगर आपने एक ही स्टॉक में लगा दिया, अगर वही नहीं चला और बाकी सब चल गए तो अल्टीमेटली यू विल मिस आउट ऑन दी अपॉर्चुनिटीज। व्हाट एम आई सेइंग इज, मैं आपको कॉन्संट्रेट पोर्टफोलियो बनाने के लिए मना नहीं कर रहा, बस मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आप अपने ऑड्स को इंप्रूव करो बाय इन्वेस्टिंग इन अ लॉट ऑफ कंपनीज जो उसी पर्टिकुलर रेट पे ग्रो कर सकती हैं और साथ में उनके पास भी वही पोटेंशियल है। और उसको चेक करने का तरीका क्या है, उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के अंदर जो सारी कंपनीज गो थ्रू करके पूरी फ्रेमवर्क को आपको क्लियर कर पाएगी, तो गोइंग फॉरवर्ड उन सारी कंपनीज में अच्छा पोटेंशियल है। तो आप क्या कर रहे हो, अपने आप को डाइवर्सिफाई करके ना आप एक सेफ ऑप्शन ले रहे हो। कहीं गलती से भी अगर उस कंपनी किसी एक कंपनी के अंदर जिसमें आपने कॉन्संट्रेट पोजीशन ले रखी है, अगर उसके अंदर कोई फ्रॉड निकल के आ गया तो व्हाट विल यू डू। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपके पास एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होगा ना तो आप हमेशा एक सेफ ऑप्शन में रहोगे। और ऑन टॉप ऑफ इट आपकी जब सारी कंपनीज ही अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और नेक्स्ट 2 to 4 ईयर्स तक अगर मैनेजमेंट भी है वो भी काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है अबाउट द बिजनेस और वो अच्छी खासी गाइडेंस भी दे रही है कि कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर ना ये स्ट्रैटेजी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है, क्योंकि इसके अंदर अपने रिस्क को भी कम कर रहे हो और आपकी कहीं पे ग्रोथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है। तो गाइज व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि आप एक बैलेंस्ड अप्रोच को फॉलो करो व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर करियर एज ए फाइनेंस प्रोफेशनल या एक इन्वेस्टर। क्योंकि देखो अभी आपके पास नॉलेज कम है, आप अपनी नॉलेज को धीरे धीरे बिल्डअप कर रहे हो। अगर आपने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया और गलती से वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई तो इससे दो चीज़ें होंगी, एक तो अपनी कैपिटल लूज करोगे, दूसरा अपने कॉन्फिडेंस को भी लूज कर जाओगे और वो चीज़ ऐसी होगी विच विल ऑलवेज कीप यू अवे फ्रॉम द स्टॉक मार्केट्स। लेकिन यही अगर आप एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो की तरफ जाते हो और आप बहुत सारी ऐसी कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हो और बहुत ध्यान से अपने पोर्टफोलियो को एलोकेट करते हो गोइंग फॉरवर्ड, आपको ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो का क्या लॉजिक है। और अगर मैं बात करता हूँ फॉर एग्जाम्पल इमर्जिंग पोर्टफोलियो, जो एक्सपेरिमेंटल में से ही जो अच्छी कंपनीज परफॉर्म करती जाएंगी वो इमर्जिंग पोर्टफोलियो का पार्ट बनेंगी। फिर वही इमर्जिंग पोर्टफोलियो कंपनीज जो है अगर वो कंसिस्टेंटली क्वार्टर ऑन क्वार्टर वो अच्छी रिजल्ट्स देती जाएंगी और मैनेजमेंट जो है वो और पॉजिटिव होती जाएगी अबाउट द बिजनेस, तो आप उसके अंदर अपनी कैपिटल एलोकेशन को इंक्रीज करते जाओगे। जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे देयर इज अ गुड चांस कि वो आपके कोर पोर्टफोलियो का भी पार्ट बन जाए। तो अल्टीमेटली इससे क्या होगा, आप एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर पाओगे, आप अपने रिस्क को भी काफी हद तक डाइवर्सिफाई कर पाओगे। तो गाइस आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। I'll see you in the next one.